नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 4-3 से ये फैसला सुनाया कि चुनावों में राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय, संप्रदाय या भाषा के नाम पर वोट नहीं मांग सकती। ये भ्रष्ट आचरण होगा और ये गैर कानूनी है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, इसकी बारीकी को समझेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करने में आने वाली चुनौतियों और पेचीदगियों को जानने की कोशिश करेंगे और कुल मिलाकर इसका क्या कुछ असर होगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर, इसका आज यहाँ पर जायजा लेंगे, बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमेशा की तरह हमारे विशिष्ट मेहमान और हमारी जनता जनार्दन यहाँ मौजूद है, जिनसे हम विचार विमर्श करेंगे। आइए सबसे पहले अपने खास मेहमानों का आपसे परिचय हम आप करा दें। हमारे साथ पिंकी आनंद जी हैं, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है पिंकी जी आपका। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस से टॉम वडक्कन साहब हैं, आपका स्वागत है टॉम जी। और बीएसपी से हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया जी हैं, आपका बेहद स्वागत है। और चक्षु रॉय जी हमारे साथ हैं, पीआरएस लेजिस्लेटिव से आते हैं, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमान अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखेंगे, अपनी बात को हमारे सामने रखेंगे, पर इससे पहले आइए इस जजमेंट का जरा सा जायजा ले लें। ये क्या कुछ है और क्या कुछ इसका असर हो सकता है, आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष पद्धति है और प्रत्याशी या उसके समर्थकों के धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) के तहत उसके धर्म की बात है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को एक याचिका पर व्याख्या करनी थी कि उसके धर्म का दायरा क्या है, प्रत्याशी का या उसके एजेंट का भी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि धर्म, जाति, भाषा, समुदाय या वर्ग के आधार पर प्रत्याशी, उसके एजेंट या प्रत्याशी की सहमति से कोई और व्यक्ति अपील करता है तो वो गैर कानूनी है और उसे चुनाव का भ्रष्ट तरीका माना जाएगा। फैसला बड़ा साफ है कि चुनाव एक सेक्युलर प्रक्रिया है, लेकिन यथार्थ इससे बिल्कुल अलग है। भारतीय राजनीति, खासतौर से चुनावी राजनीति, विगत कई दशकों से धर्म, जाति, उपजाति, क्षेत्र, समुदाय और भाषा पर ही टिकी है और इसी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। समाज का ध्रुवीकरण किया जाता है। भारत में न जाने कितनी पार्टियां हैं जिनका अभ्युदय धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर ही हुआ है। अब ऐसे में ये कैसे संभव हो पाएगा कि वो अपने मूल एजेंडे की बात को दरकिनार करें या फिर अपने उस अस्तित्व को ही नकार दें जिस पर वे खड़े हुए हैं। जस्टिस ठाकुर की संविधान पीठ ने एक बार फिर साफ किया कि वो हिंदुत्व के मामले में दिए गए के फैसले को दोबारा एग्जामिन नहीं करने जा रहे। 1995 में जस्टिस JS वर्मा की बेंच ने फैसला दिया था कि हिंदुत्व शब्द भारतीय लोगों की जीवन शैली की ओर इंगित करता है और हिंदुत्व शब्द को सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। मौजूदा फैसला 4-3 से बहुमत का फैसला है, लेकिन 3 जजों की विपरीत राय इस बिना पर थी कि क्यों ना इसे भ्रष्ट आचरण माना जाए, लेकिन इससे बहुत से अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से जुड़े सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं और चुनाव की जीवंतता खत्म हो जाती है। बहरहाल, भारतीय चुनावी राजनीति बहुत जटिल है और इसमें बहुत सारे पेच हैं। ये तय करना कितना संभव होगा कि कौन से आचरण या भाषण को भ्रष्ट माना जाए। चुनाव आयोग के लिए प्रतिद्वंदियों द्वारा दायर शिकायतों के अंबार को देखने और सुनने का कितना वक्त मिलेगा और फिर एक लंबी जटिल कानूनी प्रक्रिया कितने समय में ये तय करेगी कि आचरण भ्रष्ट था और चुनाव को रद्द माना जाए। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में किस प्रकार से चुनावों को सेक्युलर बनाया जा सकता है, इसकी एक व्याख्या और एक विस्तार हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में। और आज इसी को समझने की और इसके क्या कुछ प्रभाव होंगे, इसे जानने के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पिंकी जी बैठी हैं। पिंकी जी, ये बताइए कि ऐसा तो नहीं था, पहले भी ये था ही संविधान में, कानून में, कि आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, ये गलत है। लेकिन ये बताइए कि इसको और ज्यादा विस्तार देने की कोशिश की गई है, उसे बिल्कुल स्पष्ट करके कहने की कोशिश की गई है। इसे हम किस तरह से समझें और इसके प्रभाव को आप कैसे देख रही हैं? देखिए कि अपने आप में बहुत मूल चीज़ है। जहाँ तक भारत देश है वहाँ पर कई
रिलीजन के हैं, कई धर्म के हैं, कई जाति के हैं, तो सब लोग अपने बलबूते भी जीते हैं। और कल्चर यानी कि एक तरीका जो जीने का है वो सबका अपने आप में अलग है। इसलिए जो भारत की जनता है वो इन चीज़ों पे बहुत अहमियत रखती है। एक कम्युनिटी फीलिंग होती है, एक आपसी का माहौल होता है। तो इसलिए अगर आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पर भी आगे देखते हैं, ये भी सोचते हैं कि शायद मुझे कोई बेहतरी कर सकेगा अगर मेरे बीच में से। जैसे आप इस पे क्यों जाइए, अगर आप भाषा पर भी चले जाएं, भाषा के भी जो माहौल में इंसान सोचता है कि अगर मैं एक क्षेत्र से हूँ, एक भाषा से हूँ तो शायद ज्यादा होगा खाने के मामले से। इसलिए बहुत चीजें, डाइवर्स देश है हमारा, कई चीजों से जुड़ा हुआ है। धर्म जात अपने आप में कितनी होनी चाहिए, धर्म के खिलाफ तो कोई चीज नहीं है। हर एक को ये हक है कॉन्स्टिट्यूशनल कि आप अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सके, जो भी आपका धर्म है उसको मान सके, उसके लिए इंस्टीट्यूशन बना सके, उसमें आगे जा सके। तो इसलिए ये अपने आप में एक बड़ा अजीब सी सिचुएशन सामने आई है, जहां पर कानून की प्रक्रिया को इंटरप्रेट करते हुए करप्ट प्रैक्टिसेस को ये कहा गया है कि आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भी चीज को आगे प्रमोट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो करप्ट प्रैक्टिस है, उसके ऊपर आपको पनिशमेंट और सजा कर नहीं सकते, या आप वोट नहीं मांग सकते सिर्फ जब आप सही कह रहे हैं, वोट नहीं मांग सकते, और अगर वोट मांगेंगे तो आपके खिलाफ सजा हो सकती है अंडर दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। हमारे देश में शायद, या किसी भी देश में फ्रैंकली, वाय हमारे देश में, विश्व भर में शायद ये प्रक्रिया उचित होना नहीं होना ही अपने आप में एक बहुत क्वेश्चन मार्क काइंड ऑफ एरिया है मेरे हिसाब से। और ये पहले भी कई बार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट्स आ चुकी हैं, ये देखा गया है। कानून भी प्रक्रिया बदलती रही है। पहले बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन थी, इनफैक्ट उसके बाद सिर्फ जो कैंडिडेट है उसकी रिलीजन के ऊपर उसको वोट मांगने का हक नहीं था। इसी की इंटरप्रिटेशन के ऊपर सारी हमारी अभी जो कानूनी प्रक्रिया चली है। आप जानते हैं कि 4 वर्सेस 3 जो न्यायाधीश हैं उन्होंने अपने पक्ष रखे हैं। 4 ने फॉर रखा है कि आप नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो वो गलत है, करप्ट प्रैक्टिस है। और 3 ने यही इसी बात को अपने आप आगे रखा है कि इस पे जो है हमारे देश में इस प्रकार से नहीं हो सकता है। जी, तो इसको हम कैसे समझें? क्या मतलब इसका ये मतलब है कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब शुरू हो गया उस वक्त आप ऐसी बात नहीं करें, उससे आगे पीछे आप कर सकते हैं? नहीं, अभी तो आप कैसे समझें? इलेक्शन के माहौल के लिए मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अलग चीज है, वो तो उसके करने से जो भी प्रैक्टिसेस आ जाती है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में है। इसमें तो है कि आप कहीं भी इलेक्शन के माहौल के लिए, वोट मांगने के लिए, जब वोट का तारीख आप मांगेंगे उस समय आप ऐसी चीज नहीं कर सकते। वोट इस आधार मतलब एक साल इलेक्शन होने से 1 साल पहले कर लें तो कोई बात नहीं, उसमें भी आप नहीं कर सकते। यही जो अब आज की प्रक्रिया है, जिस प्रकार से किया है, आप नहीं मांग सकते। तो अपने आप में ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये आपका अब्रिज नहीं हो जाता, ये आप कर्व नहीं हो जाता। लोग डरते नहीं है कि हम अपने रिलीजन के आधार पर कुछ कह नहीं सकते, कुछ आगे नहीं कर सकते। तो इसलिए ये अपने आप में देखना है, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तक सीमित नहीं है। वो अलग बात है कि आज की तारीख में इलेक्शन आ रहे हैं तो अलग चीज हो जाती है। आ गए हैं जी। तो मतलब कहने का ये कि आप धर्म और राजनीति में आप धर्म की बात तो कर सकते हैं, जाति की बात तो कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इसके आधार पे वोट दे दो। बिल्कुल। और एक और भी है करप्ट प्रैक्टिसेस में 123(3)A में ये भी है कि आप हेट्रेड नहीं फैला सकते। वो तो पहले बिल्कुल पहले से तो हर चीज है। अभी तो इंटरप्रिटेशन की बात थी कि क्या चीज है, सिर्फ कैंडिडेट के रिलीजन के माध्यम से या कास्ट के माध्यम से या किसी भी रिलीजन माध्यम से आप वोट नहीं मांग सकते। इसी बात पे पूरी चर्चा रही है। जी नरेंद्र तनेजा जी, विषय बहुत साधारण, सिंपल, स्वच्छ राजनीति की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। किस प्रकार से देखते हैं आप इसे, और पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आप इसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट है, इंटरप्रिटेशन है संविधान का। संविधान से बड़ी तो कोई किताब नहीं, कोई उससे बड़ा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं राष्ट्र के लिए। तो लेकिन साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई हमारी जमीनी सच्चाइयाँ क्या हैं। अब जहाँ तक हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है तो स्वागत है, क्योंकि जो हिंदू धर्म है, जिसमें ज़्यादातर हमारे देश में हिंदू धर्म को ही मानने वाले हैं, वो तो रिलीजन नहीं है। ये जो शब्द रिलीजन है, जिसको हम बोलते हैं रिलीजन, इसका जो कॉइन किया गया, मतलब ये जो सर्कुलेशन में आया वो तो बहुत बाद में आया, 600-700 साल पहले आया। इसकी शुरुआत जो है लगभग 2000 साल पहले हुई। जबकि हिंदू धर्म जो है ये रिलीजन नहीं है, ये तो धर्म है। धर्म, रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता, धर्म अपने में एक अलग चीज है। तो धर्म तो एक सोच है, एक सभ्यता है। और जो हिंदू धर्म है, जिस हिसाब से पूरा देश इसको प्रैक्टिस करता है, वो तो हजारों साल से है। और जबकि ये रिलीजन शब्द जो है ये तो पश्चिम से आया। अब पश्चिम में ये ग्रीस से चला, उसके बाद रोम में गया। अब वो उसको, अब धर्म का अंग्रेजी शब्द या जर्मन शब्द या इटालियन शब्द या ग्रीक वर्ड कुछ है ही नहीं। धर्म अपने में इतना बड़ा शब्द है कि कोई ये शब्द जो रिलीजन है उसको समेट ही नहीं सकता। तो हमारा तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात यह कि स्वयं आपने भी दिखाया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह चुके हैं जस्टिस वर्मा के टाइम में कि ये तो एक जीवन शैली है।
एक सोचने की शैली है। अब ये तो हम उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कैसे हम इस चीज को लेकर के आए कि कोई भी, चाहे वो धर्म की बात, रिलीजन जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि भाई कोई अपनी जाति का फायदा उठाना चाहे या ये कहे कि भाई मैं इस खास रिलीजन का हूं, उसको लेकर के राजनीति करता है, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक दिशा निर्देश जो है उसको जारी किया है। भारत एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश है, अपनी अपनी लोगों का वो है। जैसे हमने कहा कि भाई हिंदू धर्म तो व्यापक है, कॉम्प्रहेंसिव है और बहुत पुराना है, और मुझे नहीं लगता कि उसका जो धर्म का, जो कई लोग सोचते हैं कि धर्म का मतलब रिलीजन होता है, ये गलत है, नहीं है। रिलीजन दूसरी चीज है, धर्म चीज है। इंटरप्रिटेशन आई है उसमें आप हिंदू धर्म को शामिल नहीं करते, उसको इतर मानते हैं, उससे वो तो अलग है ही है ना। हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म तो जीवन शैली है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपने भी दिखाया अपनी रिपोर्ट के अंदर। अच्छा, दूसरी बात ये कि कैसे आप रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं, हजारों साल पुराना है। मैंने जैसे कहा, जो रिलीजन वर्ड है जिसको यूज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के, उसके अंदर रिलीजन वर्ड तो बहुत बाद में कॉइंड हुआ, बहुत बाद में आया, और वो जो पूरा जो धर्म है, वो धर्म जो शब्द का पूरी जो व्यापक एक तरीके का सोच है, परिभाषा है, विस्तार है, उसको वो कैप्चर नहीं कर पाता। ये तो पश्चिम का एक शब्द है। और जहां तक भारत का संदर्भ है, हमारे देश में जैसे सारे हम लोग जो करते हैं, आप अगर रोजाना मंदिर आप ना जाएं, रामायण ना पढ़ें, महाभारत ना पढ़ें, गीता ना पढ़ें, तब भी तो आप हिंदू हैं। अच्छा, और लेकिन यह है कि जबकि अन्य जो रिलीजन है, उनका जो नजरिया रिलीजन को लेके बिल्कुल अलग है। मुझे नहीं लगता उसमें कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन संविधान है, देश है और एक दिशा निर्देश है एक तरीके का, उसका स्वागत है। टॉम वडेकर जी, आप किस प्रकार से देखते हैं, एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से आप बिलोंग करते हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को और कैसे इसके प्रभाव को आप आंकते हैं? देखिए, आउटसेट में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पहले तो हम स्वागत करते हैं, ये एक फॉरवर्ड मूवमेंट है। 1995 का जस्टिस वर्मा का जो इन्होंने जिक्र किया, लेकिन इन्होंने रिलीजन का वोकैबुलरी और वाइडर एक्सपेंशन जो दिया है, मुझे लगता नहीं है मेरे ऑडियंस में किसी को समझ आया कि क्या रिलीजन क्या है, क्योंकि ये वे ऑफ लाइफ बताया गया। 4 महीने के बाद इसी कोर्ट ने एक 3 बेंच था जिन्होंने इस पर रिविजिट करने की बात कहा। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो किसी ने इस पर इंटरप्रिटेशन नहीं दिया, लेकिन 123(3)(a) सबसेक्शन 3A पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इसमें स्पष्ट है, जब भी आप धर्म को इस्तेमाल कर वोट समेटने की कोशिश करते हो, इट इज अ करप्ट प्रैक्टिस। अब धर्म, रिलीजन, इसका मीनिंग तनेजा जी ने अभी दिया, मुझे तो नहीं समझ आया, अगर आप लोगों को समझ आया अच्छी बात है। इन्हीं का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मंदिर बनेगा। अब तनेजा जी कहते हैं कि भाई आप मंदिर जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदू ही रहेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, बनाते रहिए, कोई बात नहीं। एक तरफ इंटरप्रिटेशन है सेक्युलर आइडियल्स से ऊपर कि भाई जाए ना जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है टू गार्नर वोट्स, अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल करें कि आप वोट का जो आप उसको पे आप वोट मांगते हैं, तो वो अगर आप इस्तेमाल करते हो, कोर्ट ने रिएटरेट किया है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में आएगा। ओके, सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ है। सुधींद्र जी, जाति हमारे देश में एक सच्चाई है और उसके आधार पर पार्टियां वोट मांगती रही हैं, उनका जन्म ही इसी आधार पे हुआ है। आप बीएसपी से आते हैं, आपकी पार्टी इस चीज को अब कैसे देख रही है? क्या आपको लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पॉलिटिक्स जिस तरह की थी उसी तरीके की चलेगी या उसमें अब बदलाव आने वाला है? देखिए, इसके 3 पक्ष हैं। ये जो फैसला आया है वो अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसलों का हम आदर करते हुए अपनी बात को रखना चाहते हैं। हमारी एक सामाजिक सच्चाई है, एक हमारी राजनीतिक सच्चाई है, और ये जो सामाजिक सच्चाई है उस पे जातियों के आधार पर लोगों ने संघर्ष किए हैं, संगठन बनाए हैं, और मैं कहता हूँ हमारी बहुजन समाज पार्टी, ये महात्मा फुले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन लोगों ने, इन महापुरुषों ने इस देश के अंदर ऐसे संघर्ष चलाए हैं जिसमें इन्होंने कहा कि समाज के ये तबके जब तक संगठित नहीं होंगे
और वो संगठित होकर राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे लोकतंत्र में, तब तक उनका सशक्तिकरण नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, उसी आधार पर हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता काम करते रहे हैं और आज भी काम कर रहे हैं मान्यवर काशीराम और बहन मायावती जी के अगुवाई के अंदर। मैं यही कहना चाहता हूं आज के इस मौके पर, बहुजन समाज पार्टी देखिए इसका कभी भी इस तरह का दुरुपयोग तो नहीं करती रही है कि हम कभी भी, हमारा मानना है कि देश के अंदर जाति विहीन, धर्म को एक आस्था का केवल विषय माने, पर होता क्या है कि जाति के नाम पर अन्याय और जुल्म और शोषण होगा और वो अपने आप को संगठित ना कर पाए, आदिवासी लोग अपने आप को संगठित ना कर पाए, दलित और पिछड़े लोग संगठित ना कर पाए। ये नियम तो पहले भी रहे हैं। इसी देश ने मंडल कमीशन भी दिया है, इस पर पार्लियामेंट ने बिल भी बनाया है, पिछड़े लोग इसी पर संगठित हुए हैं। अगर सामाजिक न्याय के लिए इस तरह के आंदोलनों को पार्लियामेंट ने बिल बनाकर, कानून बनाकर सामाजिक न्याय दिया है, मैं समझता हूं ये एक बहुत अच्छी चीज है सुप्रीम कोर्ट ने कही है। पर हम ये मानते हैं कि जब तक जुल्म और अन्याय रहेगा ये रहेगा। और जैसा मैं आपको बतला दूं, ये हिंदुस्तान में नहीं, आप अमेरिका जाइए, वहां पे भी ब्लैक और व्हाइट का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट है, जेंडर का मूवमेंट है, तो जेंडर में महिलाएं और पुरुषों की भी विभेद पर संघर्ष होता है। तो ये सारी चीजें सच्चाई हैं, पर हम तो ये नहीं कह, विदाउट जेंडर इनजस्टिस, अरे भाई महिलाएं संगठित होती हैं कि नहीं होती हैं अपने अधिकारों के लिए। इसीलिए मैं समझता हूं कि सभी को संगठित होने का अधिकार है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जी, हमारे साथ चक्षु जी हैं। चक्षु जी, आप हमें बताइए कि सच्चाइयां हैं, सब कुछ है जैसे कि भदौरिया जी कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई एक तरफ और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक तरफ और उसके मुद्दे एक तरफ, और उस सब की जो एक कंबाइंड उसका क्या फॉर्मूला बैठता है हम सब जानते हैं जो वोटर हैं। आप किस प्रकार से देख रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्ट है ये तो पहले से है और कानून में ये बात भी पहले से है, लेकिन अब इसमें ये जो चेंज जिसकी बात कर रहे हैं उसको आप किस तरह से आंक रहे हैं? मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में रखूंगा और मैं वहाँ पे रखूंगा जहाँ पिंकी जिस चीज़ का जिक्र कर रही थी। आपने सही कहा कि जो कानून है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, वो अभी भी कहता है कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है। पिंकी जी ने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही थी कि एक शब्द है हिज, तो जब ये बेंच के सामने आया तो डिफ्रेंसिएशन इस पे हुई थी कि 4 जजों ने जो हिज की इंटरप्रिटेशन थी वो ये था कि पहले शायद स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन दी तो कि सिर्फ मैं अगर कैंडिडेट हूँ तो मैं अपने नाम पर रिलीजन के नाम पर नहीं मांग सकता हूँ, और अब जो इंटरप्रिटेशन वो हो रही है वो ये हो रही है कि आप अपने वोटर के या किसी और के रिलीजन पे नहीं मांग सकते। तो ये एक तरफ का पक्ष था जो कि 4 जजों का था, और जो दूसरे जज थे जिन्होंने इस पर डिसेंट किया उनका पक्ष ये था कि क्या हम जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और जो संसद ने जो कानून बनाया है, क्या हम उसके बाहर जाके कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कर रहे हैं, और क्या कोर्ट का ये अधिकार है कि उसको उससे जितनी सीमित संसद ने उसकी सीमा रखी थी उस सीमा के आगे जाए। इन चीज़ों को जब मैं जजमेंट को पढ़ रहा था तो मुझे ये समझ में थोड़ा सा ये लग रहा था कि जिस बारीकी से हमारे कोर्ट ने एक एक शब्द को देखा है और ये तवज्जो दिया है कि संसद में कितनी चर्चा हुई होगी या नहीं हुई होगी। अब अगर संसद में बिल जो आजकल जो पास हो रहे हैं, जो बिना चर्चा के पास हो रहे हैं, कभी अगली बार वो कोर्ट में गए तो उसमें वो क्या संसद की सोचती क्या सोचनी थी वो तो नहीं मालूम पड़ेगा। बट देखना ये रहेगा कि ये जो डिफ्रेंसिएशन रहा है इसका ज़मीनी इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा। कई बार ये देखने में आता है जो भी इलेक्शन पिटिशंस आती हैं, मैं कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ तो मुझे नहीं मालूम है, बट कई बार देखने में ये आया है कि जो इलेक्शन पिटिशंस इन ग्राउंड्स पर आती हैं, चाहे रिलीजन या किसी और चीज़ पे, उनका जो निवारण होता है वो जल्दी नहीं हो पाता। कई बार कई सालों लग जाते हैं। और ये देखने आया है कि मुझे केस तो ठीक से याद नहीं, बट एक बार ये देखने आया था कि इलेक्शन पिटिशन आई थी, एक संसद सदस्य मिनिस्टर बन चुके थे और जब तक उसका निपटारा हुआ तब तक उस लोकसभा का सत्र ही खत्म हो गया। तो कानून अच्छा है, कानून की इंटरप्रिटेशन कैसी है ये तब मालूम पड़ेगा जब इसका एग्जीक्यूशन होगा। हमारे साथ रामकृपाल जी हैं। रामकृपाल जी, जो चुनावी राजनीति है और हमारा इतना बड़ा लोकतंत्र है उसकी अपनी विशिष्टताएं हैं।
उस दृष्टिकोण से हम इसका प्रभाव कैसे आंकेंगे विभिन्न पार्टियों पर और मतदाताओं पर? देखिए, जो हमारा मूलतः संविधान बना था उसमें इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि संविधान की मूल भावना ये थी कि यहाँ विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों के लोग हैं। धार्मिक आस्था व्यक्तिगत मामला है, उसको राजतंत्र, जैसे कभी कहीं हुआ था कि रिलीजन मोनार्की से उसको अलग किया गया, तो ये हुआ कि डेमोक्रेसी है। हम लोगों ने यहाँ तक भी किया कि हम महाराजा को भी हमने नहीं माना, यानी जो कनाडा जैसे बहुत सारे और कंट्री मुल्क हुए, उन्होंने एक माना कि एक हमारे यहाँ महाराजा, आज भी महारानी के नाम पर मूल उनके संविधान के ऊपर महारानी, हमने नहीं, सिर्फ जनता है। तो मूल भावना तो ये थी ही। समय समय पर उस मूल भावना को श्रीमती गांधी ने 42nd अमेंडमेंट इमरजेंसी में उसको और दृढ़ करने के लिए सेकुलर शब्द जोड़ा। सेकुलर शब्द जब नहीं था तब भी मूल भावना इसकी सेकुलर थी। तो देखिए, इस पर तो कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए कि संविधान निर्माताओं ने जाति, धर्म, इन सब से हटा करके इस संविधान को किया था कि आप चाहे जिस भी धर्म के हो, जिस भी जाति के हो, जब कोई ऐसा कुछ होगा सार्वजनिक, जैसे मान लीजिए आप प्रतिनिधि चुनते हैं, तो वो प्रतिनिधि सबका होगा, सरकार सबकी होगी, वी द पीपुल, है ना। यहाँ से है तो मतलब जब हमारा संविधान है वो सबके लिए है, अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉज जब रखे गए तब ये नहीं देखा गया कि अमीर के लिए कुछ अलग से उसमें वो कम अधिकार दिए गए, गरीब को ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। लेकिन देखिए, मूल सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों ने मतलब उसका एकेडमिक इंटरप्रिटेशन किया है। मैं एक बात आपको बता दूँ, हंसिया जिससे फसल काटते हैं, या आप यूँ समझ लें छुरी जिससे सेब काटते हैं, किचन नाइफ, उसको औजार बोलते हैं। अगर वो सेब को काटती है तो औजार है, लेकिन अगर किसी के पेट में घुसा दीजिए तो हथियार है। एक ही चीज कभी औजार होती, कभी हथियार होती है। संविधान निर्माताओं ने धर्म को औजार कहा था, हथियार बनाना शुरू किया इन नेताओं ने। जनता नहीं जानती, जनता आदिकाल से, सदियों से, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप किसी भी एक क्षेत्र में चले जाइए, हमारे अवध में अगर आप जाइएगा तो अभिवादन का राम राम है। सब लोग कहते थे, मैं बचपन से जानता हूँ, कोई ये कहते हुए सोचता ही नहीं था कि मैं इसका क्या मतलब होता है। यानी किसी को नमस्कार, अभिवादन का राम राम बाबू, ये होता था। आप काशी में जाइए, वहाँ किसी भी जाति धर्म के लोग खाना खाने के बाद ओम शिव शिव कहते हैं। अल्लाह का नाम ले लीजिए। मैं अपने गांव की स्थिति बता रहा हूँ, शादियां हमारे यहाँ होती, आज तक भी एक ट्रेडिशन है जो गांव में होती हैं। वहाँ एक मज़ार है और एक काली का वो है। कोई भी जब दूल्हा जाता है या दुल्हन जब उठती है, बिना दोनों जगह गए नहीं उसकी डोली छूटती है। अयोध्या में आप जाकर के देखिए, जो हनुमान गढ़ी का मंदिर है, वहाँ पे जितनी दुकानें हैं, उनकी पोशाकें नाम ला के जो सिली जाती हैं, मुस्लिम दर्जी हैं। तो मैं क्यों ले कह रहा था, जब क्या हुआ कि कोर्ट का यही है कि आप लोग कृपया इसका इस्तेमाल न करें। अनफॉर्चुनेटली अगर मुझे आप समझ देंगी तो मैं बताऊंगा कि सारी पार्टियों ने कैसे उसका मिसयूज किया है। और ये पार्टियां जा करके ऐन मौके पर, अगर आप देखिए धर्म का प्रचार कीजिए, मुरारी बापू गल्फ में जाते हैं और वहां के शाह लोग उनकी कथा को सुनते हैं, बुलाते हैं, उनसे कभी किसी को कोई शिकायत नहीं है। जी जी। लेकिन जैसे ही एक नेता कहीं जाता है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो सब जानते हैं कि आप औजार को हथियार बना रहे हैं। कोर्ट का कहना है कि नहीं, ये औजार है, ये सभ्यता और जीवन पद्धति से जुड़ी हुई चीज है, चाहे किसी भी धर्म का हो, वो मानना है, इसको आप हथियार मत बनाइए। जी हाँ, बिल्कुल रामकृपाल जी बिल्कुल सही और सटीक बात कह रहे हैं कि औजार और हथियार में फर्क है, और कब औजार हथियार बन जाए ये देखने वाली बात होगी, और यही एक सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा भी होगी। और संविधान जो है और उसकी जो मूल भावना है वो शुरू से ये कहती आ रही है कि धर्म और राजनीति को अलग रखना है, जाति को अलग रखना है, और उससे ऊपर उठकर हमें बात करनी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करेंगे, कैसे लागू होगा ये जो फैसला है, ये कैसे, इसकी जो अनुगूंज है वो किस प्रकार से सुनाई पड़ेगी मतदाताओं के रूप में और पूरी चुनावी प्रक्रिया के रूप में। हमारे साथ जनता जनार्दन भी है, उनसे भी हम राय लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए चर्चा। Valvoline, हर जीत में अनस्टॉपेबल। Change to Valvoline, be unstoppable।
रुखसाना, आज भी तुम अपना फॉर्म भरने पोस्ट ऑफिस नहीं आई? आप तो जानते हैं शीला जी, दानिश के अब्बू तो अब रहे नहीं, बाहर के हर काम के लिए दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है। तो अब निकलो। अल्पसंख्यक मंत्रालय की इस नई रोशनी योजना में तुम जैसी हजारों महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आज की औरत अब घर से खुद बाहर आएगी और बनाएगी अपना जीवन बेहतर। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई रोशनी योजना आपके लिए, सीखें और सशक्त बने। मदद हमारी, मंजिल आपकी। इन दिनों अपडेटेड रेज्यूमे रखना बेहद जरूरी है। यस माइन प्रफुल्ल कुमार, मेजर प्रफुल्ल कुमार, पैरा स्पेशल फोर्सेस, 3 साल हॉस्टाइल जोन में टफ था। JNK में स्पेशल सर्विस, कुछ नए दोस्त बनाए, कॉम्बैट फ्री फॉल स्पेशलिस्ट, बलिदान के लिए तैयार। जैसा आप देख सकते हैं, आई वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव एंड माई रेज्यूमे ऑन माई यूनिफॉर्म। विच अदर कंपनी लेट्स यू डू दैट? हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। Valvoline Unstoppable, मैं Unstoppable. Change to Valvoline. Be unstoppable. सब ठीक रहा? हाँ, बेटे के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। और दहेज? कह दिया, दहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए। 3 बेटियों को दहेज देने के बाद जब लेने की बारी आई तो आप चुप रह गए। माँ, मैं दहेज नहीं लूंगा, मैं खुद समर्थ हूँ। जो चाहिए मैं खुद कमाकर खरीद सकता हूँ। बेटियों की माँ होकर भी मैं भूल गई कि मेरी होने वाली बहू भी किसी की बेटी है। नहीं चाहिए हमें दहेज। दहेज लेना और दहेज देना कानूनन अपराध है। गुड मॉर्निंग। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये दाने कैसे? रात मैंने मुहासों वाली क्रीम लगाई थी जो आप लाए थे। लाना जरा वो क्रीम। ये लीजिए। ओह गॉड, दुकानदार ने तो मुझे एक्सपायरी डेट वाली क्रीम दे दी है। क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल है ना मेरे पास। जी हाँ, आप दुकानदार की शिकायत कंज्यूमर फोरम में करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी। 12वीं में मुझे 60% मार्क्स मिले हैं। BA-MA करने के बजाय मेडिकल में जाना चाहता हूँ। हम स्टूडेंट्स को जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में आगे की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। एक मजे की बात, हम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए 30% स्कॉलरशिप अलग से निर्धारित है। फ्रेंड्स जल्दी करो, फॉर्म्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। मेरिट का मेन स्कॉलरशिप भारत सरकार की ओर से सभी अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को एक तोहफा उनके सुंदर भविष्य के लिए। मदद हमारी, मंजिल आपकी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए आज ही इस योजना से जुड़ें। जैसे मेरा बैट है खास मेरे लिए, वैसे ही Valvoline इंजन ऑयल है परफेक्ट मैच इंजन्स के लिए। चेंज टू Valvoline. Be unstoppable. चुनावी राजनीति बड़ी रंगारंग किस्म की होती है भारत देश में। हम जानते हैं कि हमारा देश इतने सारे राज्यों से मिलकर बना है और हमारी जो संस्कृति है वो बहुत खूबसूरत संस्कृति है और अनेकता में एकता की बात तो हम कहते ही रहते हैं। तो किस प्रकार से ये जो फैसला है वो लागू हो पाएगा और हमारी जनता जनार्दन इसके बारे में क्या राय रखती है, आइए जरा उन्हीं की सुन लेते हैं। जी बताइए, आपको क्या लग रहा है? चुनावी राजनीति में तो ये सारी चीजें घालमेल है। बैठिए, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को और जनता इसे कैसे देख रही है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये बहुत सराहनीय कदम है जी। और मैं समझता हूँ कि अगर संविधान का दुरुपयोग ना होता, संविधान का सदुपयोग होता, तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये कहने की कि हमें धर्म से ऊपर धर्म पे वोट नहीं मांगना है या हमें जातिगत वोट नहीं मांगना है। हम धर्म संविधान का पालन कहाँ कर रहे हैं? संविधान का उचित पालन हो जाए तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरी समझ से। ओके, बड़ी बात कही आपने। हाँ बताइए, बैठिए। हाँ। मेरे विचार से ये फैसला गलत है
क्योंकि अगर कोई किसी विशेष वर्ग के लिए, किसी जाति के लिए कोई कुछ करना चाह रहा है तो अब उसे वो सजा के रूप में आ जाएगा। वो पार्टी वो उस जाति के लिए, उस वर्ग विशेष के लिए, मान लीजिए कोई किसानों के लिए कुछ करना चाह रहा है तो अब वो नहीं कर सकता। नहीं, किसान तो कोई जाति नहीं है। नहीं मैम, किसानों की बात नहीं, मान लीजिए आप दलितों के लिए ही ले लीजिए। अगर दलितों के लिए अगर कोई कुछ करना चाह रहा है तो वो एक जाति के रूप में आ जाएगा कि ये जाति विशेष से वोट लेने के लिए कर रहे हैं। तो मतलब आपको लगता है कि उसके लिए वोट मांगना जायज है? इस तरीके की बात मांगना जायज नहीं है, लेकिन करना तो जैसे वो इनडायरेक्टली वोट ही हो गया वो। ओके, इधर दीजिएगा माइक। हाँ, बोलिए, बताइए। I really do appreciate this step taken by Supreme Court with regard to how nowadays how Indian politics is being dominated by religious and caste equations, especially to some political parties who are trying to raise themselves. But when it comes to practical, I'm sure this is not going to be that much easy. Okay, पिंकी जी, हमारे देश में तो कई दलों का जो अस्तित्व है वो इन्हीं आधारों पर ही है, तो क्या ऐसे दलों को डी-रिकॉग्नाइज कर देंगे आप? क्या करेंगे आप उनका, जो जिनकी मूल भावना, उनका जो मूल संविधान है वो बना ही इस पर हुआ? आप वैसे कुछ हद तक सही कह रही हैं कि अगर इस फैसले को पूरे हद तक ले जाया जाए तो अगर आप वोट एक धर्म या जात के आधार पर नहीं मांग सकते, तो अगर पार्टी उस आधार पर बनी है तो वो पार्टी की क्या अहमियत है? उस पार्टी को भी एक्चुअली डिरेगुलाइज कर देना चाहिए, बट ऐसी कोई बात कानून में अभी तक नहीं है। आगे जाके क्या होगा कौन कह सकता है। इसीलिए ये बात उठती है कि जिस देश में जहाँ तरीके के समाज हैं, समाज कह लीजिए, धर्म कह लीजिए, जाति कह लीजिए, अलग अलग वर्ग के लोग हैं और हर एक वर्ग को ये हक है कि उस चीज को आगे ले जाए, उसमें उस चीज को रोकना। देखिए, एक चीज होता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है क्या मांगती है, जो प्रजातंत्र है वो यही कहती है कि जो लोग हैं अपनी इच्छा को आगे प्रकट करें। अभी उनकी इच्छा किस तरीके से जाती है, चाहे धन से जाती है, चाहे प्रॉपर्टी से जाती है, चाहे किसी की कैरेक्टर से जाती है, चाहे धर्म से जाती है, चाहे जाति से जाती है, ये सब एक कम्युनिटी का एक राइट है कि उसको आगे ले जा सके। हाँ, नीलम, मुझे लगता है कि इसकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी भावना को हमको देखना पड़ेगा। आप उठा करके आज सुबह के सारे आप अखबार उठा लीजिए, पटे पड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में ये इस जाति के इतने वोट, इतना परसेंटेज इन्होंने 2012 में, ऐसे सारे अखबारों में जाति धर्म के अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ जो तो हमने ये भी देखा, चाहे हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, हमारे इलेक्शंस के अंदर कत्लेआम हुए धर्म के नाम पे वोट लेने के लिए। 1984 में हमने देखा था क्या हुआ था, एक खास धर्म के लोगों को मारा गया और उससे जो है भारी बहुमत लेके एक पार्टी सत्ता में आई थी 1984 में, आपको याद होगा। तो इसलिए हम भावना जाना पड़ेगा। और ये मैं रामकृपाल जी से सहमत हूं कि राजनेताओं ने, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस ने, मैं खुद पॉलिटिशियन हूं, सबसे ज्यादा इस चीज का दुरुपयोग किया है। बिल्कुल, मैं पूरी तरह 100%। तो भावना मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की क्या है कि जो संविधान की भावना है उसका फॉलो करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सब कुछ बंद कर दें, भावना का फॉलो करो। जहां तक चुनाव का समय जब होता है या कुल मिला के जो आप राजनीति करते हैं उसके अंदर इन चीजों से आपको बचना होगा, ये संदेश। जी सुधीन जी, अभी मायावती जो ने लिस्ट निकाली उसमें उन्होंने बोल बोल के सब बताया कि इतने जो हमारी सीटें हैं वो इस कम्युनिटी को, इस धर्म को, इस संप्रदाय को, ये सारा उन्होंने कहा। तो मतलब आपको लगता है कि अब ये बातें करना भी आपको लगता नहीं है कि इससे परेशानी में पड़ सकती है पार्टी? देखिए, हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे, जब बहन मायावती जी ने अपनी ये लिस्ट घोषित की तो उसका एक संदर्भ था। हमारे बारे में सभी राजनीतिक दल कहते हैं कि ये खाली दलितों की पार्टी है, तो हमें एक तो वो स्पष्ट करना है। दूसरी चीज ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 1 लाख लोग बेघर हो गए। वो लोग चाहते हैं, जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा क्या होगा, क्या हम इसी तरह से असुरक्षित रहेंगे? तो हम उस लिस्ट के माध्यम से लोगों के अंदर एक सुरक्षा का भाव पैदा करना चाहते थे कि नहीं, हमने मुस्लिम्स को भी टिकट दिया है, हमने अपर कास्ट को भी टिकट दिया है, हमने बैकवर्ड्स को भी टिकट दिया है और दलितों को भी टिकट दिया है। इसलिए बहन मायावती जी ने कहा कि हम सर्व समाज की पार्टी। पिंकी जी, अब यहीं पे ले लीजिए आप, मतलब अब ये अपनी बात को रखने का एक तरीका है ना, आप किस तरह से अपनी बात को देखते हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीजें, आप ठीक है कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन ये इतने सारे जो इंटरप्रिटेशंस हैं, व्यक्ति के परसेप्शंस जो हैं, वो कहीं हावी हो जाते हैं ऐसे फैसलों के ऊपर? नहीं, बिल्कुल हावी हो जाएंगे, क्योंकि जब आप जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, आपने सही कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि
ये धर्म या जाति के ऊपर है। हम तो अपनी पार्टी का दिखा रहे हैं कि हमारी पार्टी सबके ऊपर कैसे वो राइड करती है, सबको देती है, अपॉर्चुनिटी देती है। तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है अपने आप में। एज इट इज जब स्पीच का मामला आता है उसको किस प्रकार से कोई देखता है, एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो जाता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। या तो आप कहिए आप बिल्कुल धर्म का नाम ना लीजिए, अब वो एक चीज हो गई। और उसको अगर मान लीजिए आप कह लेते हैं और किसी प्रकार से धर्म का नाम लिया जाता है किसी भी प्रकार से वोट के अलावा, तो उसके वो गलत होगा। ये बहुत एक वाइड इंटरप्रिटेशन है जो शायद तभी इलेक्शन लॉ जब देखा जाता है हमेशा स्ट्रिक्टली देखा जाता है कि जो शब्द लेजिस्लेचर ने बनाया है, जो पार्लियामेंट ने बनाया है, उसकी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। हिज रिलीजन शुड बी रेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज रिलीजन, नॉट एनीबॉडीज रिलीजन। नॉट एनीबॉडीज। जी, और कौन बात करेंगे अपनी? जी मैं कहना चाहूँगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का लिया हुआ फैसला काफ़ी हद तक मतलब सही है, क्योंकि वहाँ पे हमारे उधर एक नेता लोग भाषण देने आए थे, तो वो बोल रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान में केवल समाजवादी पार्टी ही ऐसी है जो कि मुस्लिम समाज का पूरा सपोर्ट करती है, और मोदी जी की जो पार्टी है, मतलब बीजेपी की पार्टी है, वो हिंदू समाज को सपोर्ट करती है। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, और जनता जो है वो ऐसा नहीं चाहती। आप में से कौन बात करेंगे? हाँ बोलिए। फैसला अच्छा है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत में अगर बदलाव आता है तो शायद राजनीतिक पार्टियों में बदलाव आए, और जो आरक्षण के जो बहुत बड़ा मुद्दा है उसमें बदलाव होगा तो यूथ और नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे अपने व्यापार और अपने आगे बढ़ने के लिए। सर जी आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं जो भी उन्होंने फैसला लिया। मैं पार्टीज को बोलना चाहूंगा सर, जो मैंने पढ़ा है और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो राजनीतिक पार्टीज है वो सिर्फ धर्म के आधार पर ही देखी जा रही हैं। तो अगर आप लोग अंदर से ही चेंज लाना शुरू करेंगे, आप लोग अभी यहीं पे बैठ के बात कर रहे हैं, जैसे सर बात कर रहे हैं, सर माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, सर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, और ये सर दलित की बात कर रहे हैं, तो मैं इस चीज से डिसएग्री हूं। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम उस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करें, उस चीज की बात करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। जी चक्षु जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि बहुत सारी हेट स्पीचेस पहले भी होती रही हैं, पर सवाल ये उसका अंजाम क्या होता है, वो क्या अपने अंजाम तक पहुंच पाती हैं, और अगर कभी पहुंचती हैं तो कहां तक पहुंचती हैं? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट पहले ही है और ज्यादा हो जाएगा, शिकायतों का अंबार और ज्यादा हो जाएगा, या इससे ज्यादा कुछ होगा इसके बाद? जो चुनाव आयोग है उसका जो दायरा है वो अभी भी काफ़ी बड़ा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है तो वो सरकार को ये भी बताते हैं किस समय क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या आप कह सकते हैं, क्या आप नहीं कह सकते। शिकायतें क्या इस संदर्भ में बढ़ेंगी? हो सकता है थोड़ी सी बढ़ें, क्योंकि जो कानून की इंटरप्रिटेशन की गई है वो थोड़ी सी बड़ी की गई है। बट इसमें मैं अपने साथी से थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। इसमें जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों तक नहीं सीमित रहेगी, वो जो वोटर हैं उनके ऊपर भी आती है। क्योंकि जो अभी तक चर्चा होती है, अगर हम किसी और देश में जाएं और वहाँ पे जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पे जो चर्चा का संदर्भ रहता है वो अलग अलग विषयों पर रहता है। वहाँ पर रिलीजन और कास्ट का इतना महत्व नहीं होता। तो अब हमारे यहाँ से जब रिलीजन और कास्ट, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पूरा ही हट जाएगा, तो आप किस चीज़ के ऊपर वोट मांगने जाएंगे, किस चीज़ पर चर्चा रहेगी? तो क्या हमारा वोटर जो है वो इतना इन्फॉर्म्ड और इतना रिसेप्टिव रहेगा कि इश्यूज़ के ऊपर चर्चा करे, डिबेट करे और उसके बाद फिर अपनी राय दे इलेक्शन में? जी टॉम विडकन साहब, जैसे कि चुनाव आयोग की हम बात कर रहे थे कि क्या उनका जो काम है वो और ज़्यादा दुगना तिगना चौगना बढ़ जाएगा अगर उनके पास इतनी सारी शिकायतों का अंबार लग गया। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी काफ़ी मुश्किल है और टाइट रोप पे चलने वाली बात है। क्या आप लोग तैयार हैं इस चीज़ के लिए? देखिए, आप सही कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोड ऑफ कंडक्ट के बाद बहुत सीरियस है। जैसे अभी इश्यू है, अपोजिशन पार्टीज इलेक्शन कमीशन के पास गए थे बजट का डेट्स चेंज करने के लिए। अभी उनको एक महत्वपूर्ण डिसीजन, देश का बजट है, अब इलेक्शन है, इलेक्शन में सॉफ्ट अगर ये लोग ऑफर करें, दैट इज करप्ट प्रैक्टिसेस में आ जाता है। तो इन चीज़ों को, इन हालातों को देखते हुए मेरे ख्याल से ये एक टाइट रोप वॉकिंग है। टाइट रोप वॉकिंग हम लोगों को सबको है, लेकिन कुछ पार्टीज को मैं अभी नाम नहीं लेने चाहता हूँ, स्पेशल प्रिविलेजेस है क्योंकि इनके पैरेलल ग्रुप्स हैं। अब वो पैरेलल ग्रुप कुछ कहें तो ये कहेंगे कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन के ध्यान में आना होगा। अभी एक इलेक्शन का जो कैंडिडेट है वो कुछ नहीं कहता है, लेकिन उसी प्लेटफॉर्म से या कहीं और से उसी दिन कोई और पर्सनालिटी जो है कुछ ऐसे प्रोनाउंसमेंट्स करते हैं जो डिविसिव है, जो दोनों समुदाय के बीच में एक
दीवार खड़ा कर सकते हैं, तो उन हालातों में क्या होगा ये डिसीजन, क्योंकि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ऐसे लोगों को एंट्री दें, ये सब मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन के मैच्योरिटी पर हो। मेरा क्विक पॉइंट ये था, हमारे साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लाभ करती है। आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। हमारा सबका साथ सबका विकास काम करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की आपने बात करी, उत्तर प्रदेश के अंदर 73 सीटें 80 में से लोकसभा के चुनाव में हमको मिली। जब तक सब समुदाय के लोग, सब धर्म वालों ने वोट नहीं दिए होते, ये संभव नहीं था कि हम 73 सीटें जीत जाएं। अभी तक जो रिलीजन है वो हमेशा एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जाता है। तो इन द लाइट ऑफ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन, आई थिंक अब जो सीरियस इश्यूज हैं उन पे कैंडिडेट्स वोट मांगेंगे और आई थिंक इट विल बूस्ट आवर डेमोक्रेसी। ओके जी, हाँ बोलिए। स्टेट्स जो न्यू स्टेट्स बने हैं वो लैंग्वेज के आधार पर बनाए गए थे। हाँ। तो ये लैंग्वेज से हटकर किस तरह वोटिंग कैंडिडेट वोट मांगेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। कौन जवाब देना चाहेगा इसका? देखिए जो स्टेट, सॉरी, इसमें लैंग्वेज का जो मुद्दा है वो आगे नहीं आता है, क्योंकि जो बात है here's a word of language that Supreme Court says। इसमें जो बात है अभी धर्म और जात के बारे में बात है। जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल है उसको बीच में दायरे में नहीं लाया गया है, क्योंकि जो सेक्शन था आपका 123 उसकी इंटरप्रिटेशन इसी कॉन्टेक्स्ट में हुई थी। आगे जाके क्या होता है, तभी ये डेंजर जोन आता है कि आप किस हद तक भाषा के ऊपर, विवेक के ऊपर आप रोक लगा सकते हैं। जी जी, हाँ, ये पॉइंट रेस कर रहे हैं सदर्न इंडिया का। हाँ। और ये विशेष 1964 में जो एक डिविसिव लैंग्वेज इशू हुआ था, एक फॉरवर्ड मूवमेंट है जो मांग रहे हैं, लेकिन वोट मांगना मेरे ख्याल से खतरनाक एक सिचुएशन है। जिस लैंग्वेजेस पर हो तो इंडिया का डिवीजन बहुत। लेकिन जो नीलम बड़ा पॉइंट हमारे ये है कि यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज वोट देना, वोट मांगना, इसको लेकर के, लेकिन जैसे हमारा तो मीडिया इन चीजों से पटा पड़ा होता है। हमारे यहाँ तो कॉलेजेस, स्कूल बने हुए हैं जो मजहब और धर्म और जाति के नाम, जिनका नाम है वो, तो मुझे लगता है पूरे राष्ट्रीय जो जीवन है उस स्तर पर भी इसको देखना पड़ेगा। जी फटाफट। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बताया है, अगर कोई पार्टी धर्म के नाम पे ये यूज करती है कि मतलब अपने वोट लेने के लिए, तो उसको करप्टेड पार्टी माना जाएगा। क्या मतलब इसके लिए आगे जाके मतलब कुछ और सजा नहीं मिलेगी उसको, पार्टी को नहीं, कैंडिडेट के मामला है। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। हाँ। तो हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति होती आ रही है। तो क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस जाति और धर्म की इस प्रथा को रुकने में रुकावट पैदा कर सकती है, और या इससे राजनीतिक में जो परिणाम आने वाले हैं उसमें कुछ असर दिखेगा? जी, इस असर की हम बात करेंगे, और क्या वाकई हमारी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है इस फैसले के बाद। फाइनल कॉमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से। छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए चर्चा में। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाए, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? भारतीय कस्टम्स, हमारा उद्देश्य देश की प्रगति में भागीदारी, हमारा लक्ष्य विकास हेतु उत्पादकों से विश्वास भरी साझेदारी, उठाए गए कदम, उदार नीतियां, सरल प्रक्रियाएं और सुगम व्यापार। और इस दिशा में हमने कई पहले की हैं, जैसे कि स्विफ्ट, आयात की सुविधा के लिए एक सिंगल विंडो इंटरफेस, आयात निर्यात से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के साथ आईटी के प्रयोग से कागजी कार्यवाही व अधिकारियों से इंटरफेस में कमी, विश्व भर में भारतीय उत्पादकों के तेज क्लियरेंस के लिए एईओ कार्यक्रम, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी और डायरेक्ट पोर्ट एंट्री से समय और धन की बचत, योग्य आयातकों के लिए स्थगित ड्यूटी भुगतान का प्रावधान, उत्पादकों की सुविधा है भारतीय सीमा शुल्क का उद्देश्य। हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ, तुम लोग तैयार रहो।
दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। यार आगे हम लोग बैठते हैं और सीट बेल्ट तुम लोग आते हो। क्यों, पीछे बैठने वालों की जान की कीमत नहीं होती क्या? एक्सीडेंट में कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों को भी जानलेवा चोट लग सकती है। सीट बेल्ट टक्कर के प्रभाव को 80% तक कम करती है। मोटर अधिनियम की मानो बात, सभी सीट बेल्ट बांधो साथ साथ। Valvoline unstoppable, मैं unstoppable. Change to Valvoline, be unstoppable. अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। भारतीय कस्टम्स, हमारा उद्देश्य देश की प्रगति में भागीदारी, हमारा लक्ष्य विकास हेतु उत्पादकों से विश्वास भरी साझेदारी, उठाए गए कदम, उदार नीतियां, सरल प्रक्रियाएं और सुगम व्यापार। और इस दिशा में हमने कई पहले की हैं, जैसे कि स्विफ्ट, आयात की सुविधा के लिए एक सिंगल विंडो इंटरफेस, आयात निर्यात से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के साथ आईटी के प्रयोग से कागजी कार्यवाही व अधिकारियों से इंटरफेस में कमी, विश्व भर में भारतीय उत्पादकों के तेज क्लियरेंस के लिए एईओ कार्यक्रम, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी और डायरेक्ट पोर्ट एंट्री से समय और धन की बचत, योग्य आयातकों के लिए स्थगित ड्यूटी भुगतान का प्रावधान, उत्पादकों की सुविधा है भारतीय सीमा शुल्क का उद्देश्य। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। जैसे मेरा बैट है खास मेरे लिए, वैसे ही Valvoline इंजन ऑयल है परफेक्ट मैच इंजन्स के लिए। चेंज टू Valvoline, बी अनस्टॉपेबल। भारतीय कस्टम्स, हमारा उद्देश्य देश की प्रगति में भागीदारी, हमारा लक्ष्य विकास हेतु उत्पादकों से विश्वास भरी साझेदारी, उठाए गए कदम, उदार नीतियां, सरल प्रक्रियाएं और सुगम व्यापार। और इस दिशा में हमने कई पहले की हैं, जैसे कि स्विफ्ट, आयात की सुविधा के लिए एक सिंगल विंडो इंटरफेस, आयात निर्यात से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के साथ आईटी के प्रयोग से कागजी कार्यवाही व अधिकारियों से इंटरफेस में कमी, विश्व भर में भारतीय उत्पादकों के तेज क्लियरेंस के लिए एईओ कार्यक्रम, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी और डायरेक्ट पोर्ट एंट्री से समय और धन की बचत, योग्य आयातकों के लिए स्थगित ड्यूटी भुगतान का प्रावधान, उत्पादकों की सुविधा है भारतीय सीमा शुल्क का उद्देश्य। हम सब शपथ लेते हैं कि ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां ग्राहक को उसके अधिकार मिलेंगे और गंदगी का नामो निशान न होगा। हम हर सामान जांच परख कर खरीदेंगे, अपने घर व आसपास सफाई रखेंगे और कूड़ेदान का ही प्रयोग करेंगे। हम ग्राहक के रूप में सार्वजनिक स्थलों, बसों, ट्रेन, अस्पतालों आदि का लाभ तो उठाएंगे ही, पर उन्हें गंदा नहीं करेंगे। स्वच्छता पर देकर ध्यान, कामयाब बनाएंगे स्वच्छ भारत अभियान। जागो ग्राहक जागो। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन काफी पेचीदा मसले पर आज हम बात कर रहे हैं और इस बातचीत में फाइनल कमेंट्स में क्या कुछ निकल कर आता है, आइए जरा देख लेते हैं। रामकृपाल जी, काफी सारे मुद्दे हैं जो कि अभी अनुत्तरित हैं इस मामले में, आप इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कितने आशावान हैं? देखिए, मैं ये बता दूं
कि ये जो हो रहा है कि फैसला जैसे लग रहा है कोई नई चीज आई है, ये संविधान के मूल भावना की तरह से व्याख्या है। ये पहले से भी रहा है, मैं एक खुद कह रहा हूँ इस बात को, और जो भी सुप्रीम कोर्ट बार बार उसी चीज को कह रही है, जो उसकी मूल भावना में ये है कि धर्म निजी आस्था का है, इसको आप चुनाव या वोट का हथियार न बनाए, जो मैं फिर आपसे कह रहा था। ये बेसिक भावना वो है। दूसरा, जैसे अभी आपने एक बात कही कि मैंने जो कहा था कि जनता, देखिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें बताऊं आपको। सन 52 से जितने भी इलेक्शन हुए हैं, आप मुझे कोई एक इलेक्शन बता दीजिए जहां पे धर्म के आधार पर जनता ने फैसले दिए हों। अभी 2014 का आप बिल्कुल लेटेस्ट देख लीजिए, चाहे जो भी हो, मैं कोई बीजेपी समर्थक या बीजेपी विरोधी नहीं हूं, लेकिन जितने वोट आए हैं, जिस तरह से आए हैं, क्या आप कहेंगे कि ये सब सिर्फ धर्म के आधार पर मिले हैं? देखिए 74 का मूवमेंट जो ये शुरू हुआ, जाति तोड़ो, लोहिया जी के जो सबसे बड़ा प्रभाव था, उनका मूल यही था कि जनेऊ तोड़ो, जाति तोड़ो, धाम बांधो, जनेऊ तोड़ो। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? पीजेंट्री पार्टियों का जो उभार हुआ वो टोटल जाति आधार पर हुआ। उनके जो मूल लोग थे, जो जिस संरचना पर वो खड़ा हुआ था समाजवाद, ठीक उसी के उलट जा रहा है। तो मैं फिर इसी बात को कहता हूं कि शंकर को आप पूछते हैं, पत्थर ला के रख दीजिए, शंकर को पूछते हैं, वो शंकर हैं, देवता हैं, लेकिन अगर उसी पत्थर से किसी का सर फोड़ेंगे तो हथियार है। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि धर्म का मिसयूज मत कीजिए, और धर्म वोट मांगने का हथियार नहीं बनाया जा सकता, ये सिंपल उसका है। अब रही बात इसकी कि जैसा साथी ने सवाल किया है कि आप मुकदमा चल सकता है, नहीं, बिल्कुल चल सकता है। मैल प्रैक्टिसेस, अगर ये कहा गया है कि किसी आधार पर बैमनस फैला करके आप कोई भी चाहते हैं, तो उस श्रेणी में आएगा। क्यों नहीं हो सकता है? कोई लेके जाएगा अगर स्ट्रिक्टली कि ये गाइडलाइंस थे और इसका दुरुपयोग हुआ है, तो मैं समझता हूँ मुकदमा चलेगा। पर चक्षु जी, सवाल ये है ना कि मुकदमा कब चलेगा, क्योंकि पहले आप जाएंगे, उसकी एफआईआर होगी और तमाम जब तक तो शायद उसका टर्म खत्म हो जाएगा या मे बी और टाइम बीत जाए। जिस तरह से कोर्ट में केसेस लगे हुए हैं, जिस तरह से काम जो है वहां पर पड़ा हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये एक प्रैक्टिकल हो पाएगा? ये इसको जमीन पर उतार पाना क्या संभव हो पाएगा? कि इसको ज़मीन पे उतारने की जिम्मेदारी हमारे कोर्ट और हमारे जजेस की रही, क्योंकि सारी चीज़ों में डिले रहता है, तो ऑब्वियसली इलेक्शन की जो पिटिशंस आती हैं उनमें भी डिले रहता है। जी। कुछ सुझाव आए हैं, उनमें से एक सुझाव ये है कि भाई इलेक्शन पिटिशंस को क्या फास्ट ट्रैक किया जा सकता है, या फिर अगर किन्हीं राजनेताओं के अगेंस्ट अगर क्रिमिनल केसेस हैं तो उनका अगर निपटारा जल्दी कर दिया जाए, ताकि उनका जो कैंडिडेचर का मामला है वो सॉर्ट हो जाए। बट उसमें फिर कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि सिर्फ राजनेताओं की केस क्यों फाइनलाइज किए जाएं, ताकि उनकी सीट बने या ना बने, बाकी चीज़ें क्यों ना फास्ट ट्रैक हो। बिल्कुल, मेरे ख्याल से मामले पेचीदे हैं, बट मैं सिर्फ एक छोटी सी संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि जितनी बार हम राजनीतिक चीज़ों का निवारण कोर्ट के पास जाके करना चाहेंगे, तो उसको आपको एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मिलेगा, उसकी प्रैक्टिकलिटी आपको इंटरप्रिटेशन में देखनी पड़ेगी। जी, सुदिन जी, फाइनल कमेंट्स। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसा आपने मुझसे प्रश्न भी किया था कि क्या आपकी पार्टी जाति के आधार पर जिस तरह से सीट अनाउंस की, देखिए उसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। अभी जो मौजूदा कुछ ही 2-3 सालों के अंदर जिस तरह का हमने वातावरण देखा, मौजूदा सरकार के महत्वपूर्ण एमपीज ने लव जिहाद की बात उठाई और कहा कि एक धर्म के लोग इस बात को उठाते हैं। कुछ मंत्रियों ने यहाँ तक कह दिया, उनको वो शब्द शोभा देता है। ये भी कहा गया कि अगर ये लोग जीतेंगे तो इनके पड़ोसी देश में पटाखे बजाए जाएंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, अगर इसका वातावरण बनाना है तो इसके लिए एक नेशनल कंसेंसस बनाना पड़ेगा, और सभी दलों को, विशेषकर सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो सबको बैठाएं और इस तरह की भाषा ना उनके लोग प्रयोग करें, और दूसरे लोगों से फिर उम्मीद करें कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होगा। जी, टॉम वडक्कन जी, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी राजनीतिक दलों की है, उम्मीदवारों की है। ये सबसे बड़ी बात है। कानून में तो अपनी बात कहेगा ही और कहीं भी है, लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी है। आप इसको कैसे आंसर करेंगे? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, लेकिन हर एक इलेक्ट्रल प्रोसेस में रेफरी तो इलेक्शन कमीशन है। 1995 जस्टिस वर्मा का जो डिसीजन था, उससे पहले भी ये कानून था, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट था। इसमें
पिंकी जी आपको बता देंगे उसका जो टाइम पीरियड है स्लॉट, इज इट बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट और हाउ डज इट, दिस इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन जो इलेक्शन। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है 1995 से पहले इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी एमपीज़ को, एमएलएज़ को इस इशू पर उन्होंने एक्ट किया था, और इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस फास्ट प्रोसेस में ही है। कहीं होता होगा कि वो डिले हो, बट एक फास्ट मूवमेंट, एक एक्सपेक्टेड मूवमेंट होगा। और मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन इस पर उनका जो रोल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, और मैं समझता हूँ उनको स्ट्रेंथन करने का काम किया है, और मैं समझता हूँ इसको वेलकम करना होगा हर पॉलिटिकल पार्टी को। नीलम, जब तक कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का फोकस है आर्थिक और सामाजिक विकास, जहां आर्थिक और सामाजिक विकास होता है, जैसे नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट की है, वहां पे क्या लोग धर्म के नाम पे वोट देते हैं या जाति के नाम पे देते हैं? नहीं देते। साउथ बॉम्बे कंस्टिट्यूएंसी है, क्या वहां धर्म और जाति कोई पूछता? कोई नहीं पूछता, क्योंकि उनका विकास हो चुका है। अब वैसे ही विकास जो हमारा यही है, विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, जब आर्थिक और सामाजिक विकास होगा तो ये चीजें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। जैसा कि हमने कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में देखा, हमने ये देखा कि एक राजनीतिक दल ने 47 से लेकर के आज तक, जब तक हम सत्ता में नहीं आए, देश को जानबूझ के जो गरीब रखा, गरीब को और गरीब बनाया, और पिछड़ापन जो है उसको सिक्योर किया, और लोगों को अशिक्षित रखा। उसकी ये कीमत है जो आज देश चुका रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करना पड़ रहा है, और नीलम जी आपको प्रोग्राम करना पड़ रहा है उस पार्टी की वजह से। ओके, ये दूरदर्शन खड़ा है, और इसका जो डेवलपमेंट है, मैं आपको कहूं कि ये हमारा देन नहीं है, ये वो सेक्युलर पोजीशंस का है। उन दिनों में भी इस देश का प्रोग्रेस रहा है। ये इनके आने के बाद इस देश का प्रोग्रेस नहीं हुआ। आप डीमोनेटाइजेशन लीजिए, आप कैशलेस सोसाइटी में हैं, आप देखिए क्या हो रहा है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स एक हकीकत रही है हमारे उसकी, और उसमें ये सारी चीजें, ये जाति धर्म सब आते हैं। आपको क्या लग रहा है फाइनल कमेंट्स में कि इस तरफ एक जो बात कही गई है, कोर्ट ने जो और स्पष्टता के साथ अपने इस चीज को डिफाइन किया, उसको विस्तार दिया है, उससे आने वाले समय में हमारा लोकतंत्र और मजबूत होने वाला है? देखिए, लोकतंत्र का मेरा एक मानना है, लोकतंत्र का मेरा ये मानना है कि जो भी आपका बिलीफ है, जो भी आपकी सोच है, अगर कोई वो लिमिट क्रॉस ना करे, और वो लिमिट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट हो, तब तक वो ठीक है, वो जायज है। प्रजातंत्र की ये जो मूल भावना है, उससे मैं दो राहें नहीं करना चाहती। हेटलेस स्पीच है डेफिनेटली, और वो वैसे भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में था, 123(3) में था कि आप नफरत पैदा नहीं कर सकते धर्म और उसके माध्यम से। लेकिन धर्म, जाति, कोई भी और ऐसा मौका जिससे कम्युनिटी फीलिंग्स की बातें आगे बढ़ती है, उसका हमें एक हक होना चाहिए कि उसको हम आगे बढ़ा सके। मिस यूटिलाइज ना करें, वो अलग बात है। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि इसके नाम पर आप कुछ गलत काम करें, पर इसके नाम पर अगर आप आगे बढ़ते हैं, और प्रजातंत्र चाहती है, वोटर चाहते हैं, तो उस बात को आगे ले जाने में प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी चीज है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्रजातंत्र और लोकतंत्र मजबूत हो, और इसके लिए हमें सबसे पहले अगुवाई करनी पड़ेगी, पहल करनी पड़ेगी राजनीतिक दलों को, प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को। ये सोचना पड़ेगा, और जनता भी किसी तरह के भ्रम में ना आए, ये भी हमें कोशिश करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।